नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच कॉस्मोस क्लासेज पर। एक नया सप्ताह, नई उम्मीद, नए जोश के साथ में चालू हो चुका है। कल का संडे आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करा होगा, ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक और रोमांचक मैच का आनंद लिया होगा। चलिए, आज नया वीक स्टार्ट हो चुका है और नए वीक में उसी जोश के साथ में हमें लगना है, क्योंकि बेटा अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो एग्जाम एकदम सिर पर है। अब सोने का टाइम नहीं है, अब अपने लक्ष्य के प्रति पूरे समर्पण भाव से मेहनत करने का समय है, क्योंकि अब आपको डू और डाई वाली कंडीशन में आ चुके हैं। और मैं जानता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो कभी लक्ष्य से घबराएंगे नहीं। दे कैन डू एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइम। बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जल्दी से एक बार अच्छे बच्चों की तरह क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी क्लास का आनंद ले सके, ठीक है। चलिए, तो बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी क्लास है आज की, वो है क्लास नंबर 16, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ड्यूरिंग हुज रिजीम डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया इन 14th सेंचुरी? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, वो टाइम था 1333 ईस्वी का, ठीक है। तब भैया मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से, मिडिल ईस्ट से होता हुआ एक व्यक्ति आता है। ध्यान से देखना, मध्य एशिया से होता हुआ एक व्यक्ति इंडिया आता है, भारत आता है, और भारत में भी वो कहां पर प्रवेश करता है? सिंध प्रांत के अंदर। सिंध प्रांत के अंदर वो प्रवेश करता है। और आपसे पूछा है कि भैया उस समय किसका शासनकाल था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बेटा ध्यान रखना, उस समय इंडिया के अंदर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। MBT इतिहास के अंदर भैया मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बड़े ही जोश के साथ लिया जाता है, बड़े ही होश के साथ लिया जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जो जो फैसले लिए वो सारे के सारे फैसले पलटने पड़े, ठीक है। इन्होंने, भाई साहब ने क्या करा था, इन्होंने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाने की सोची थी, ठीक है, टोकन मनी चलाने की सोची थी। इन्होंने भैया राजधानी परिवर्तित करने की सोची थी। इन्होंने चाहा था कि दिल्ली से भारत की राजधानी या सल्तनत की राजधानी कहां हो जाए? दौलताबाद हो जाए। और भाई साहब ने युद्ध के अंदर सेना भेजने की सोची थी, ठीक है। और इन तीनों ही फैसले क्या हो गए? इसके असफल हो गए। इसके शासन टाइम में जो उलेमा वर्ग है वो भी नाराज हो गया, और इसीलिए यह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में कि अंतःगत्वा सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फाइनली जो प्रजा थी वो सुल्तान से और सुल्तान प्रजा से क्या हो गया? मुक्त हो गया। ये पूरा का पूरा इतिहास हमें पता लगता है, और इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 चीजें हमने देखी है। सबसे पहले तो पहली जानकारी, इब्न बतूता भाई साहब कहाँ का सदस्य था, कहाँ का राजा था, कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। दूसरा, वो भारत कब आया? 1333 ईस्वी के अंदर आया। तीसरी इंफॉर्मेशन, कैसे आया? मध्य एशिया के रास्ते से होता हुआ आया। भारत में सबसे पहले कहाँ आया? भारत में सबसे पहले वो आया था बेटा, याद रखना, सिंध प्रांत के अंदर। उस समय भारत का शासन कौन था, शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने 3 फैसले करे थे और तीनों ही फैसले क्या हो गए? गलत हो गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है, और यही हमारी स्टाइल है अंकुर पारिक सर की, कि भैया
ट्रिक टू ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि प्रश्न का उत्तर देख के आंसर दे दिया। भैया जिस प्रश्न की व्याख्या करनी है उसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ताकि एग्जामिनर को हम कह सके पूछ ले बेटा क्या पूछना चाह रहा है, हम तैयार हैं, हम कॉस्मोस एजुकेशन के बच्चे हैं, हम अंकुर पारिक सर के स्टूडेंट हैं, हर प्रश्न के लिए हम तैयार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को किस राज्य में स्थित जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया? ठीक है, यू हैव क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मर यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल virtually inaugurated the Joram Mega Food Park on July 20, 2020 to promote the food processing industry in Northeast. You have four options. Option number A Tripura, then Manipur, then Meghalaya, then Mizoram. बताइए इस प्रश्न का आंसर, और इसके साथ साथ में आपको एक प्रश्न का और आंसर बताना है। यहां पर दे रखा है उस समय के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन थे? हरसिमरत कौर बादल। आपको बताना है साथ में वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है। एक तो भैया जो पेपर के अंदर पूछा था वो बता दो, दूसरा में आपको पूछा है वो बता दो। कौन अभी भारत का फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है? ठीक है, क्योंकि बादल साहब की जो पार्टी है अकाली दल, उसने किसान आंदोलन के अंतर्गत सरकार का विरोध करते हुए एनडीए से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी मिजोरम इसका आंसर होगा। याद रखने ना, मिजोरम के अंदर आपका जोरम मेगा फूड पार्क है, जिसका इनॉग्रेशन किसने करा था? हरसिमरत कौर बादल ने। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, यह भी हमारे सामने एक प्रश्न आ गया कि भैया बताओ व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग। भैया ये फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? जो आपको खाना मिलता है, जो कच्चा खाना होता है, उसको प्रोसेस करके आप पक्का खाना बनाते हो, इस विधि को कहा जाता है खाद्य प्रसंस्करण। जैसे मक्की के दाने से पॉपकॉर्न बना दिए। मक्की के दाने भाई साहब 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए का एक भुट्टा मिलेगा, लेकिन उससे जो पॉपकॉर्न बनेगा उस पॉपकॉर्न की रेट क्या होगी? और भैया किसी के साथ फिल्म देखने चले गए या किसी को फिल्म दिखाने चले गए तो भैया उसकी रेट क्या हो जाएगी, जानते हो ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा पशुपति कुमार पारस। ठीक है, नोट कर लेना, पशुपति कुमार पारस। ये भैया हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है, वर्तमान के। ये पूछा जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग मैंने आपको समझा दिया है कि फूड क्वालिटी और क्वांटिटी को आपको क्या करना है? इनरीच करना है, संवर्धन करना है विद टेक्नोलॉजी लाइक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसके अलावा एक आपसे पूछा गया था उस समय जोरम मेगा फूड पार्क कहां है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है इतिहास का। विच इंडियन रूलर इशूड ए सिल्वर कॉइन इन द 16th सेंचुरी एंड नेम्ड इट रूपी। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया नाम दिया? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, तो अब जो बच्चे मेरी क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं उन्हें तो भैया इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। यू हैव 4 ऑप्शंस। नंबर 1 शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी राजा कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी मुगल बादशाह अकबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित होने वाले अंतिम हिंदू शासक हैमू। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा, याद रखना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भैया चांदी के सिक्के जारी करे थे, सिल्वर कॉइन जारी करे थे, और इसी वजह से उनका नाम उसने पटका था
रुपए। भाई साहब क्या थे? भाई साहब ने जीटी ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, ये रोड आज भी मौजूद है NH1 के नाम से। भाई साहब का रेवेन्यू सिस्टम, जो राजस्व प्रणाली थी, वो भी भैया बहुत महत्वपूर्ण थी। इनकी जो राजस्व प्रणाली है उसकी भी काफी ज्यादा चर्चा की जाती है। शेरशाह सूरी ने भैया कन्नौज के युद्ध के अंदर बाबर को हराया था, और भाई साहब हराया भी खूब तरीके से कि भैया अकबर के पिताजी बाबर के बेटे जी दर दर की ठोकरें खाते हुए मजबूर हो गए। ठीक है, याद रख लेना, शेरशाह सूरी इज करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा शेरशाह सूरी। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र प्रचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? Who among the following was appointed as the vice president of ADB, Asian Development Bank, with private sector operation and public-private partnership on July 15, 2020? You have 4 options: Ashok Lavasa, Sahil Seth, R. Narayan Swamy या राजीव कुमार। बताइए चौथे प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर जो बताएगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। और प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को शेयर भी कर दो। ठीक है, आंसर बताने में किसी भी प्रकार का शर्म मत करो। मैं बार बार यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका आंसर गलत ही तो होगा, लेकिन अगर आपने क्लास के अंदर कोई गलत आंसर बताया है और मैंने उसे सुधरवा दिया तो विश्वास कीजिए आप जिंदगी में कभी उस प्रश्न को नहीं भूलोगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अशोक लवासा। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू द इंडियन मैनलैंड? ठीक है, प्रश्न पूछा गया था, आपके सामने 3 ऑप्शन है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन किस तरीके से इस प्रश्न को कठिन बना दिया। ठीक है, और मैं बार बार यही कहता हूं, नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा, ज्ञान की जांच परीक्षा में नहीं होगी। ज्ञान तो ईश्वर की कृपा से आप लोगों में कूट कूट के भरा है। असली जो टेस्ट होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड का, कि आप भैया दिल दिमाग से कितने तैयार हो परीक्षा रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए। 4 यहां पर रेखाएं दे रखी है। पहला ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, मक्कार रेखा मत कर देना। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। देन इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भैया अब प्रश्न चालू हुआ है। पहला है बोथ 2 और 3, ठीक है, यानी कि कर्क और भूमध्य रेखा। फिर है बोथ 1 और 2, मकर और कर्क रेखा। उसके बाद में है ओनली 1, यानी कि सिर्फ मकर रेखा। और फिर है ओनली 2, सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा। ठीक है, चलिए आंसर बताने के लिए आप एक एक बात को ध्यान रखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा, दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ रेखा। ये भैया भारत में तो क्या, ये ऊपर के एशिया से ही नहीं गुजरती, इसलिए ये कट गया। जहां जहां एक है वो कट जाएगा, ठन ठन ठन। अब देखो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरा दोनों ऑप्शन में, सीधा तीसरा देख सकते हैं। चलिए दूसरा है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये भैया भारत के से गुजरती है। और ये रेखा एक तरीके से, ठीक है, भारतीय महाभारत को, ठीक है, सामान्य लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये जो रेखा है ये लगभग 2 समान भागों में हमारे हिंदुस्तान को क्या करेगी? डिवाइड करेगी, विभाजित करती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसके अंदर आ जाएगी। इक्वेटर किसको कहते हैं?
इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री रेखा को, और 0 डिग्री भी हिंदुस्तान से नहीं जाती, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सिर्फ और सिर्फ डी होगा। सिंपल भाषा में यह प्रश्न भी पूछा था एक शिफ्ट में कि कौन सी रेखा हिंदुस्तान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, और उसका आंसर था कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहां पर पूछा है कि कौन सी रेखा है जो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू द इंडियन mainland, और इसका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, याद रख लेना। चलिए अब छठे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया? जीएसटी की भारत में सर्वोच्च दर कितनी है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी आपको पता होना चाहिए। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है बेटा? याद रख लेना, जीएसटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है, यानी कि कर के ऊपर कर, ठीक है, कर पर कर, इस प्रभाव को, कर के ऊपर कर को रोकने के लिए भैया जीएसटी का उपयोग किया जाता है। और भारत के अंदर ध्यान से देखना, भारत में जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? 12%, 28%, 22% और 18%। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। छठे सवाल का उत्तर बताइए प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ठीक है, 12%, 28%, 22% या 18%? बेटा याद रखना, कर जो जीएसटी है उसकी सबसे बड़ी दर है 28%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट और परफेक्ट आंसर होगा। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which of the following instrument is used to measure electromotive force? You have 4 option: polarimeter, पोटेशियोमीटर, पोटोमीटर या प्लेटोमीटर। देखिए 2 दिसंबर को ये तीसरी शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, आपके साइंस के अंदर, जो मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, साइंस के अंदर आपको बेटा इधर उधर की विज्ञान नहीं पढ़नी है। इसे आपको एवरीडे साइंस, या इसे कहते हैं हम रोजमर्रा के जीवन में जो विज्ञान काम आती है, उसी को आपको पढ़ना है। और भैया विद्युत वाहक बल को मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी। चलिए अब 8वें प्रश्न के अंदर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सामने है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? Who among the following has been appointed as the ambassador and permanent representative of India to the United Nations and other international organizations in Geneva on July 1st, 2020? वेणु राजमौनी, इंद्रमणि पांडे, दीपक भोजवानी, उमा शंकर वाजपेयी। 8वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि भैया निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का राजदूत और साथ साथ में स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंद्रमणि पांडे इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी साथ में याद कर लेना। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प क्रमांक बी होगा। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन
provided under the Stand Up India scheme of Government of India? You have four options. Option number A 25 lakh, option number B 20 lakh, opशन नंबर C 10 lakh, ऑप्शन नंबर D 2 लाख। ठीक है, 90 प्रश्न के अंदर बताइए बच्चा कि भारत सरकार का जो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, जो उद्योगों के उन्नयन के लिए है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए है, उसके अंदर बैंक ऋण की, ठीक है, जो आपको बैंक लोन दिया जाता है, उस बैंक लोन की न्यूनतम राशि कितनी है? इस प्रश्न का आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया? Who among the following formally resigned from the post of chairman of International Cricket Council on July 1st, 2020 after leading international cricket's governing body for 4 years? N. Srinivasan, ब्रिजेश पटेल, निरंजन शाह या शशांक मनोहर? भाई साहब, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के लोगों के यूट्यूब चैनल देखो या आजकल फेसबुक वीडियो देखो तो भैया वो बड़े परेशान है। दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान की कौम है वो पाकिस्तान है। एक जोक चल रहा है कि जो टॉस पाकिस्तान जीत जाता है, उस टॉस के बाद उस सिक्के को पाकिस्तान जेब में रख लेता है। क्यों रखता है? क्योंकि भैया वहां पर इतना गरीबी आ गया है, आटा इतना महंगा हो गया है कि वो पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, वो एक एक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए जोक सपाट, तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भैया इस वर्ल्ड कप के अंदर या कुछ भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में खराब होगा तो वो आईसीसी नहीं करवा रही, वो बीसीसीआई करवा रही है। ठीक है, वो कहते हैं एशिया कप हमारा था, हम एशिया कप के मेजबान थे और सिर्फ 4 ही मैच हुए। भाई साहब, बाबर आजम घूमता रह गया, कभी लाहौर से कोलंबो, कभी कैंडी से मुल्तान। ठीक है, बड़ा दुख हुआ। ठीक है, चलिए, उनके देश की इज्जत ही ऐसी है कि कोई आना नहीं चाहता वहां पर। और हमारे जो बीसीसीआई के सचिव हैं, ठीक है, सेक्रेटरी साहब है जय शाह, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जमीन पर जाकर नहीं खेलेगा। तो भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, उन्होंने कहा तुम एशिया कप नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। भारत वालों ने कहा ठीक है भाई साहब। उसके बाद में थोड़ी सी टेक्निकल रीजन की वजह से वीजा देने में देरी हो गई। क्यों देरी हुई? क्योंकि पाकिस्तान टीम ने बहुत लास्ट में अपना फाइनल स्क्वाड दिया और उसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हमें वीजा ही नहीं मिल रहा। जो लोग पहले कह रहे थे हम पाकिस्तान वाले भारत में नहीं आएंगे, वो रो रहे वीजा दे दो, वीजा दे दो। ठीक है, और उसके बाद में पाकिस्तान यहां आया। फिर उनका आरोप लगा कि भैया हमें खाने में बीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है। हिंदुस्तान के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी है वो गाय को मां मानती है और पाकिस्तान के अंदर बीफ खाया जाता है, एक नॉर्मल फूड है, लेकिन भैया हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। ठीक है, तो उन्होंने इस बात का भी इशू बनाया। चलिए, सारी चीजें हैं। उसके बाद उनको बिरयानी खिलाई गई और उसके बाद भी क्या हुआ, उन्होंने कहा मौका मौका 7-0 से हराया है पाकिस्तान को हमने वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया इस बार हम बदला ले लेंगे। क्या हुआ? 191 पे ऑल आउट कर दिया। कहां 125 पर 2 थे और कहां पलक झपटते ही कचौरी लेने में गया था, आया जब तक 8 विकेट गिर गए, खत्म नहीं हुई कचौरी जब उससे पहले 10 के 10 विकेट गिर गए। ठीक है, और भारत ने आसानी से मैच जीत लिया। चलिए, तो याद रखना कि भैया आईसीसी के अंदर जो मिस्टर शशांक मनोहर है, उन्होंने 4 साल तक इसका अध्यक्ष पद बना था, हेड बन के रहे और उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, चलिए, जय शाह का नाम आया है तो याद रख लेना। ये जय शाह कौन है? ये जय शाह वैसे तो अमित शाह के बच्चे हैं, लेकिन भाई साहब ये बीसीसीआई के तो सचिव है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल
इन इंडिया बीसीसीआई के सचिव हैं, और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। चलिए, राजनीति भैया क्रिकेट में भी आ गई है। हमारे मुख्यमंत्री साहब के बेटे हैं, वो आरसीए के अध्यक्ष हैं, और गृह मंत्री के बेटे हैं ये जय शाह, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है तो नहीं, लेकिन सचिव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of Wakatak dynasty in ancient India? रुद्रसेन प्रथम, विंध्य शक्ति, सर्वसेन या प्रवरसेन प्रथम? बताइए बच्चा कि भैया इस वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये जो वाकाटक राजवंश है इसके संस्थापक कौन थे? रुद्रसेन, विंध्य शक्ति, सर्वसेन, प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, याद रखना इस वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति क्या थे? इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। लेकिन किंतु परंतु बंधु एक नाम और है जो एग्जाम में आ सकता है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, प्रवरसेन प्रथम। ये प्रवरसेन प्रथम क्या है? इस वंश के सबसे महान शासक थे, इस वंश के सबसे महान शासक थे। इन्होंने भैया 4 बार अश्वमेध यज्ञ करा था। कौन सा यज्ञ करा था? अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, ये अश्वमेध का घोड़ा है, प्रवरसेन ने छोड़ा है। जो पकड़ेगा वो लड़ेगा, जो लड़ेगा वो मरेगा। ठीक है, घोड़ा जहां तक जाएगा वो राज्य इनका ही हो जाएगा, ऐसा कहा था। और याद रखना ये जो वाकाटक राजवंश है ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। ये बेसिकली बेटा ब्राह्मण धर्म का क्या था? ये समर्थक था। ठीक है, तो इस वाकाटक से आपके परीक्षा के अंदर 3 ही प्रश्न बन सकते हैं, और तीनों ही प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिया। वाकाटक वंश के संस्थापक का नाम था विंध्य शक्ति। इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे महान शासक थे, उनका नाम था प्रवरसेन। प्रवरसेन भैया ने 4 दफा अश्वमेध यज्ञ किया था। और वाकाटक राजवंश जो था वो वाकाटक राजवंश ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देता था। बस इतने ही प्रश्न बनेंगे इस वाकाटक राजवंश से। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट होल्ड इज ऑफिस ड्यूरिंग हुज प्लेजर। किसका प्रसाद मिलता रहेगा? तो भाई साहब वो अपने पद पर रहेंगे। वैसे अगर अपन पॉलिटी की बात करें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल बेटा वैसे तो आपका 5 वर्ष होता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु साथ साथ में ये लिख रखा है उसके अंदर कि इस व्यक्ति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर बने रहते हैं। यू हैव 4 ऑप्शन: वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर इन द कंसर्न्ड स्टेट, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखना किसी भी राज्य का राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रेसिडेंट साहब के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं होता नियुक्ति के समय। ठीक है, ऑफिशियली तो हम कह सकते हैं सर प्रधानमंत्री डिसाइड करता है, बिल्कुल वो डिसाइड करता है, लेकिन बेटा नाम किसका आता है, साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति महोदय के। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कौन सी वस्तु सम्मिलित नहीं है? Which of the following item is not included in Essential Commodity Act 1955? वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, सीमेंट, स्कूटर टायर या सोप।
ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत की भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके अंदर यह था कि ये वस्तु हमारे एक सामान्य भारतीय के लिए आवश्यक होती है और भैया इनकी कीमत कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक की रीच से बाहर पहुंच जाए। इनके अंदर एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए और इसके अंदर बहुत सारे आइटम है जैसे सीमेंट है, स्कूटर टायर है, सोप है, लेकिन किंतु परंतु इसके अंदर लकड़ी का फर्नीचर नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, इसी से मिलता जुलता भारत सरकार ने इससे संबंधित एक ऑपरेशन ग्रीन चालू करा था। मैंने पिछली क्लासेज के अंदर आपको बताया है ऑपरेशन ग्रीन भी एक तरीके का आपका आवश्यक वस्तुओं को संरक्षित करने का ही है, जिसके अंदर हमारे किचन में, एक आम हिंदुस्तानी के किचन में ये 3 आइटम तो होने ही चाहिए। The 3 items must be available in an average Indian house। ठीक है, कौन कौन से हैं बताओ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। इसे कहा गया है टॉप। टॉप क्या क्या है? टी फॉर टोमेटो, टोमेटो का मतलब टमाटर। ठीक है। ओ फॉर ऑनियन, ऑनियन का मतलब प्याज। और पी मतलब पोटैटो, आलू। यानी कि आलू, प्याज और टमाटर भैया एक आम भारतीय रसोई में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ हो ना हो, मम्मी बेटा इसकी सब्जी तो बनाती ही है। ठीक है, तो आलू, प्याज, टमाटर की महंगाई, ठीक है, इनकी कीमतें इतनी ना बढ़ जाए, इनकी कीमतें इतनी ना बढ़ जाए कि भैया ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो। तो इसके लिए आपका ऑपरेशन ग्रीन सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट और परफेक्ट आंसर था। आवश्यक वस्तु अधिनियम हमने देख लिया और साथ साथ में ऑपरेशन ग्रीन हमने देख लिया। ठीक है, मैं आपको सिर्फ प्रश्न वो नहीं पढ़ा रहा हूं जो पिछले साल आया था, उसके साथ साथ में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है वो भी बता रहा हूं। और इसीलिए जो मैं नोट करवाता हूं, ये जो एक्स्ट्रा मैं लिखता हूं, इसे आप नोट करते रहा करिए। ऐसा मत करिए कि भैया सिर्फ प्रश्न का उत्तर देख के रटना, उत्तर देख के रटना का काम तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपके सामने लिख रहे हैं इसको आपको परीक्षा के अंदर हूबहू मिलने की संभावना है। इट मे बी मोस्ट प्रोबेबल चांस दैट आपको जो मैंने व्याख्या करी है, एक्सप्लेनेशन करा है, उन प्रश्नों को आपको मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने करी? हु होस्टेड द 2018 एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या भारत? ठीक है, चलिए इसी के साथ में आप मुझे बता देना 2022 के खेलों की मेजबानी किसने करी, ये आपको बताना है। और भैया अगले साल 2026 में, मतलब अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 2026, वो उसकी किसने करेगी? ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल वो होते हैं, सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ कंट्री किसको बोलते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री या राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर किसके गुलाम रहे हैं? अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो रहे हैं उन देशों को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। इन देशों के खिलाड़ी हर 4 साल में गेम खेलते हैं जिसे कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। तो बेटा 2018 के जो कॉमनवेल्थ की मेजबानी करी थी वो करी थी ऑस्ट्रेलिया ने। 2022 की जो करी है वो करी है बर्मिंघम ने। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर था। और 2026 की फिर से कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया ही करेगा। ठीक है, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, परीक्षा के अंदर छप सकता है। अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है बेटा, याद रख लीजिए ये जो नंबर दे रखे हैं आपको यहाँ पर, अगर आपको किसी भी प्रकार की हमारी कोचिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कॉस्मोस क्लासेस से आप जुड़ना चाहते हैं, तो 7877583716 पर आप फोन कीजिए। हमारा ऐप भी है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर कॉस्मोस क्लासेज के नाम से आप खरीद सकते हैं। विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई? इन विच ईयर द बैटल ऑफ तालीकोटा फाउट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन एम्पायर? ठीक है, बताइए।
ये जो विजयनगर साम्राज्य था ना बेटा, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? स्थापना दो भाइयों ने करी थी। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी। यहाँ का एक नगर है जिसका नाम है हम्पी। ये इतिहास में प्रसिद्ध है, अपनी कला और संस्कृति के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन ये विजयनगर साम्राज्य चारों तरफ से मुस्लिम सल्तनतों के बीच में फंसा हुआ था और इन्हीं के बीच में तालीकोटा की लड़ाई हुई और इस तालीकोटा की लड़ाई का रिजल्ट ये रहा कि भैया विजयनगर साम्राज्य का एक तरीके से क्या हो गया? पतन हो गया। बताइए 1564, 1561, 1565 या 1556? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1565 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित करा? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? भैया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत जो कभी न्यूटन ने दिया था उसको एक तरीके से व्याख्या करी और उसको स्थापित करा और वर्तमान जो भौतिक शास्त्र है यानी कि जो मॉडर्न फिजिक्स है उस फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत से आते हैं। तो आपको बताना है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित करा? यू हैव फोर ऑप्शंस, निल्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या जे थॉमसन। बताइए भैया निम्न में से किसके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज्ड करा था? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप बता दीजिए। जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएगा उसको भैया हमारी तरफ से क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी। देखें आप में से कौन चॉकलेट खाएगा। ठीक है, याद रखने ना भैया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये आधुनिक भौतिकी या फिर मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ठीक है, किसका सिद्धांत है ये बेटा याद रखने ना, मॉडर्न फिजिक्स का ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या सापेक्षता का सिद्धांत है ये बेसिकली दो भाग में डिवाइड है। दो प्रकार की सापेक्षताओं को हम पढ़ते हैं आधुनिक भौतिक शास्त्र में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। एक तो आपके होती है बेटा, ठीक है, सामान्य, ठीक है, एक तो होती है जनरल रिलेटिविटी, ठीक है, यानी कि सामान्य सापेक्षता, और एक होती है विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक रिलेटिविटी। ठीक है, सामान्य और दूसरी होती है भैया विशिष्ट। ठीक है, ये पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने लेकर मैं आया हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। कोल्लेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? कोल्लेरू झील के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कोल्लेरू झील है ये मीठे पानी की झील है। ये किसकी झील है बेटा? ये है आपके फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, ये कोल्लेरू लेक क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, स्वच्छ पानी की झील है। और इससे भी बड़ा फैक्ट ये याद रखना ना, लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक है। ठीक है, ये सबसे बड़ी शैलो वाटर लेक है देश की। कौन से राज्य के अंदर है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? आंसर देने में मत शर्माओ। हो सकता है आज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं लेकिन कल जरूर दूंगा, इसलिए कंटिन्यू चैट में अपने आंसर देते रहो। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भैया आंध्र प्रदेश के अंदर है कोल्लेरू झील। 18वें प्रश्न के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रिनोव्ड म्यूजिशियन पंडित किशन महाराज वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? यू हैव फोर ऑप्शन, मृदंगम, संतूर, रुद्रवीणा या फिर
तबला। पंडित किशन महाराज क्या बजाते थे? ठीक है, जो समझकर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का बजा दिया। ठीक है, समझ गए, तबला। ठीक है, ये पंडित किशन महाराज क्या बजाते थे बेटा? तबला यंत्र। ठीक है, तबला बजाने के ये महत्वपूर्ण आपके आर्टिस्ट थे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैसेज? ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, परंतु जबरदस्ती इसको खतरनाक बना दिया है, कुलदीप यादव की स्पिन के जैसा बना दिया है। चलिए, आप लोग खेल पाएंगे या नहीं? गैसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गैसेज हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो स्पेसिफिक शेप। गैसों का निश्चित आकार आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता। गैसेज हैव डेफिनेट क्वांटिटी एंड डेफिनेट शेप। गैसों का निश्चित मात्रा में और निश्चित आकार होता है। गैसेज हैव डिफाइनेट शेप बट नो डिफाइनेट वॉल्यूम। गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन नहीं होता। गैसेज नाइदर हैव डिफाइनेट वॉल्यूम नॉट डिफाइनेट शेप। गैसों का न निश्चित आयतन होता है न आकार। बताइए क्या इसमें से सही है? देखो, पदार्थ के 3 कण होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखो, पूरा कॉन्सेप्ट ही आज आपको समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप भैया कभी जिंदगी के अंदर नहीं भूलोगे। ठीक है, याद रखना। यहां पर लिख देते हैं हम सॉलिड, यानी कि भैया इसको बोल दिया ठोस। यहां पर लिख दिया हमने लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का मतलब द्रव। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया गैस। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ देना। 2 चीजें हैं। एक चीज होती है आपका शेप। शेप का मतलब क्या हो गया? आकार। और दूसरा क्या हो गया? ठीक है, आयतन। ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो ठोस होते हैं उस ठोस के अंदर क्या है? सारे कण आपस में चिपके हुए होते हैं। तो भैया जो सॉलिड होगा, जो सॉलिड है, जो ठोस है, 6ठी कक्षा का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जबरदस्ती आप लोग साइंस से डरते हो, साइंस बहुत आसानी से पूछी जाती है। आर्ट्स के हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बेचारे बहुत कठिन कठिन कॉन्सेप्ट पूछते हैं। विज्ञान, और विज्ञान में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इजी पूछते हैं। जबरदस्ती का डर दूर करो बेटा। जो ठोस होता है उनमें आकार भी फिक्स होता है, आयतन भी फिक्स होता है। ठोस का आकार भी फिक्स होता है, आयतन भी फिक्स होता है। जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। जैसे देखिए, मेरे सामने यहां पर पानी रखा हुआ है। इस बोतल के अंदर पानी है तो यह बोतल के आकार का हो जाएगा। मुझे लगी है जोर की प्यास, तो मैंने क्या कर दिया? आपके सामने मैंने इसको, इस पानी को इसमें डाल दिया। तो आयतन के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जितना इसमें था उतना ही इसमें आया, लेकिन इसका आकार चेंज हो गया। अब सपोज करो कि मैं इसको जमीन पर गिरा दूं, गिराऊंगा नहीं वरना पोछा मुझे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर मैं गिरा दूं तो जहां गिरेगा उसके जैसा आकार उसका हो जाएगा। तो भैया द्रव जो होता है उसका आयतन तो फिक्स होता है, आकार फिक्स नहीं होता। और गैस के तो क्या ही कहें, गैस का ना आकार फिक्स होगा ना आयतन फिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इस संदर्भ में सही है? बताओ बच्चों, बताओ। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है? इसके अंदर बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गैसेज नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनेट शेप। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है न निश्चित आयतन होता है। ये आपको जो चार्ट बनवाया है ये याद रख लेना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर कितनी है? According to the 2011 census, what is the literacy rate of India? 69.04%, 74.04%, 76.04 या 67.04? तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे साक्षरता दर 74.04% है।
0.04% हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर अनंतगिरी हिल लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। बताइए इस प्रश्न का आंसर। अनंतगिरी नाम से पता लग रहा है अनंत पहाड़ियों का समूह है। आपको कई किताबों में इसका आंसर आंध्र प्रदेश मिलेगा, लेकिन भैया वो गलत है। हाँ, पहले ये अविभाजित आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ है तब से ये तेलंगाना के अंदर आता है। ठीक है, और तेलंगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना में अभी इस साल क्या होने वाले हैं? चुनाव। तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? व्हाट इज द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या कैंडेला? एसआई स्टैंडर्ड इंडिकेटर, जो आपका मानक मापक है एसआई प्रणाली के अनुसार, वो कौन सा है? तो तापमान का मेरे बच्चों याद रखना, तापमान का जो निश्चित मात्रक होता है वो होता है आपका केल्विन। ठीक है, 23वां प्रश्न आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पोंग फोल्क डांस प्रिवेलेंट? निम्न में से किस राज्य में पोनंग नौक नृत्य प्रसिद्ध है? बताइए भैया, पोनंग नौक नृत्य कौन से राज्य के अंदर प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर। ये देखो, लगभग हर शिफ्ट में एक प्रश्न आया है, और एक प्रश्न आने के बावजूद मैं कहता हूं कि इस प्रश्न को के लिए आप ज्यादा लोड मत लीजिए। ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न होगा। लगभग भारत के जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के जो लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कला, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता ही है। और इस प्रश्न का कोई तोड़ नहीं, आप कितना भी पढ़ लो ये प्रश्न, आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये प्रश्न पक्का कर लिया। तो इसका एक ही उपाय है, जब तक हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो रोज क्लास के अंदर एक प्रश्न में करवा रहा हूं, उसको याद कर लो। पुराने प्रश्नों में से अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस मार्किंग नहीं करनी है। याद रखना, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हर चीज पढ़नी नहीं होती है, हर आप सर्वज्ञ तो हो नहीं सकते। ठीक है, जीके के अंदर तो मैं वैसे भी कह रहा हूं, पर जीके जीएस के अंदर जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप 40 तक कर लोगे तो सही हो जाएगा, कुछ छोड़ना भी होता है। इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार में की निम्न में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? बेटा ध्यान से देखना, ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सी संस्था कर रही है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनियन ट्रस्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। अब देखो बेटा, ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, ये बुजुर्गों को संबंधित है, पेंशन स्कीम है ये एक तरीके से, जो हमारे वृद्ध लोग है, और इसे करवाया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज का आखिरी प्रश्न, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, असम। सरहुल बेटा झारखंड के अंदर मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। तो बेटा इस तरीके से आज हमने 25 प्रश्नों का अध्ययन करा, इसमें से कुछ प्रश्नों की हमने विस्तृत व्याख्या करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मन में भरोसा रखिए, क्लासेज रोज अटेंड करते रहिए। निश्चित रूप से जो आपने जो जो सपने लिए हैं, जो जो आपकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी होगी। ठीक है, मेहनत करते जाइए। कल फिर मुलाकात होगी रात को 9 बजे। ठीक है, जुड़ना न भूलिए आपके अपने अंकुर सर के साथ में। बाकी क्लासेज भी आपकी चल रही है, उन क्लासेज को भी अटेंड कीजिए। बेटा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। और आप इस क्लास के अंदर और क्या क्या चेंजेस चाहते हो, आप चाहते हो कि सर इसके अंदर ये परिवर्तन और हो जाए, तो माशाअल्लाह मज़ा आ जाए, तो निश्चित रूप से लिख डालिए। मैं और मेरी टीम आपके पूरे कमेंट पढ़ती है।
आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि।